नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रकाशक अपवर्तन से संबंधित है, और उसमें जो है आपको पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल या थ्योरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, यानी कि प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। जो स्फेरिकल सरफेस होती है उस पर लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता भी जरूर है। तो इसमें भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है, जो साइन लेने हैं, वो उसी तरीके से लेने हैं जो मिरर में हमने जिस तरीके से लिए हैं, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल सरफेस की जहाँ तक बात है, मिरर में क्या होता है कि एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और उससे रिफ्लेक्शन ही होता है, हम रिफ्लेक्शन की ही बात करते हैं। लेकिन अगर आप कांच का इस तरीके से कोई गुटका ले लें और इस गुटके को काटें, काटने का मतलब ये है कि जैसे हमने इसका ये हिस्सा काट कर निकाल दिया, तो ये कॉनकेव सरफेस हो जाएगी, अवतल पृष्ठ हो जाएगा। और अगर हम गुटके का इस तरीके से काट दें तो ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी। तो जो पहला आर्टिकल आपको तैयार करना है, जो काफी इम्पोर्टेंट भी है, वो है आपका फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन के फार्मूले का डेरिवेशन, कि कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन का कौन सा फार्मूला बनेगा। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र में देखिए, फार्मूला फॉर कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन का फार्मूला बनेगा उसको आप इजीली याद रख सकते हैं। कहीं पर कोई ऐसा टिपिकल वर्ड या टिपिकल डेरिवेशन नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि ये टफ है। इस तरीके से देखो, पहले तो डायग्राम,
ये देखिए, सपोज कोई कॉनकेव सरफेस एस पी एस डैश, माना कोई अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, कॉनकेव सरफेस है। इस सरफेस का मिडिल पॉइंट पी जो है ये पोल है, ध्रुव है। पोल से स्ट्रेट जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। और सी एन नॉर्मल है, अभिलंब है। सपोज एस पी एस डैश कोई कॉनकेव सरफेस है। इस सरफेस का मिडिल पॉइंट पी पोल है, ध्रुव है। पोल से जाने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सी एन नॉर्मल है, अभिलंब है। इतनी ये इसकी लैंग्वेज आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। ये जो कांच के गुटके का हिस्सा कॉनकेव शेप में काटा गया है, इसका एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक, इतनी बात ये क्लियर हो गई। सपोज कोई कॉनकेव सरफेस एस पी एस डैश है। पी पोल है, मिडिल पॉइंट जो है ये पोल है, ध्रुव है। इससे जाने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सी एन नॉर्मल है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से स्मॉल यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ को रखने पर, या ऑब्जेक्ट ओ को रखने पर ऑब्जेक्ट ओ से चलने वाली एक प्रकाश किरण, जो एक लाइट की रेज है, वो ओ ए डायरेक्शन में आती है। यानी कि जब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से स्मॉल यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट से इमेज को बनाने के लिए दो रेजेस की जरूरत पड़ती है, कम से कम। दो रेजेस अगर एक्चुअल में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो रियल इमेज बन जाती है। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस केस में क्या होगा, देखिए कि ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए रिफ्रैक्शन के बाद ए एम डायरेक्शन में चली जाती है। दूसरी रेस जो ओ से चलती है वो पोल से सीधी निकल जाती है। ये दोनों रेसेस इस तरफ कहीं एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर रिफ्रैक्टेड रेस ए एम को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दूसरी रेस को बिंदु आई पर क्रॉस करती है। यानी कि जो पॉइंट आई है ये ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब। ए से प्रिंसिपल एक्सिस पे लंब डाल देते हैं जो पॉइंट एल पर टकराता है। सपोज इस लंब की नॉर्मल की हाइट स्मॉल h है। ये जो रेजेस ऑब्जेक्ट से, इमेज से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलती हैं, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती है। जो रिफ्रैक्टेड रेस है इसका रिफ्रैक्टिव एंगल स्मॉल r है और इंसिडेंट रेज का इंसिडेंट एंगल स्मॉल आई है। इतनी बात समझ गए। इसके बाद डेरिवेशन ही कुछ स्टेप में सॉल्व हो जाएगा।
माना कोई कॉनकेव सरफेस एस पी एस डैश है, इसका मिडिल पॉइंट पी पोल यानी ध्रुव है, पोल से जाने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, सी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सी एन अभिलंब यानी नॉर्मल है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से स्मॉल यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ को रखने पर ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए अपवर्तन के पश्चात एम डायरेक्शन में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण पोल से सीधी निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज एम को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दूसरी रेज को बिंदु आई पर क्रॉस करती है, मिलती है। अतः आई बिंदु वस्तु ओ का पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। सपोज इस इमेज की पोल से डिस्टेंस u है, v है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। ये सारी बातें हमने मानी। अब इसमें देखिए कि अगर हम ट्रायंगल OAC की बात करें, OAC, तो अल्फा और आई इंटरनल एंगल है और गामा एक्सटर्नल एंगल है। तो ये अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, देन आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ठीक, ट्रायंगल IAC में देखिए बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई और आर की बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए कि स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान N1। अगर हम कॉनकेव सरफेस के एरिया को कम से कम लें तो अल्फा बीटा गामा के मान कम होंगे और आई और आर का मान भी कम होगा। तो उस कंडीशन में आई और आर की वैल्यू को हम डायरेक्ट रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। तो साइन की बजाय आई अपान आर इज इक्वल टू N2 अपान N1 है, यानी कि N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। आई और आर का मान पुट कर दें तो N1 आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा और इधर N2 गामा माइनस बीटा। तो ये N1 गामा माइनस N1 अल्फा N2 गामा माइनस N2 बीटा। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए आप। ये हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। ये हो गया। अब देखिए ट्रायंगल OAL में, ट्रायंगल OAL में अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू AL अपान LO। तो जब ये एरिया कम होगा तो L जो है ये P पर ओवरलैप कर जाएगा, तो ये आ जाएगा AL अपान PO, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू H अपान माइनस U हो जाएगा।
उसी तरीके से ट्रायंगल IAL और ट्रायंगल CAL ले लेंगे। तो IAL जब लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा H अपान माइनस वी और गामा इज इक्वल टू आ जाएगा H अपान माइनस आर। अल्फा बीटा गामा के मान इसमें पुट कर दीजिए इस समीकरण में, इसमें। तो जब अल्फा बीटा गामा का मान इसमें हम पुट करेंगे तो पुट करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए। पुट करने पर रिजल्ट आ जाएगा N2 H अपान माइनस वी माइनस N1 H अपान माइनस U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 H अपान माइनस R। H कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, H कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। अगर हम इसको N1 से डिवाइड कर दें, यानी कि हल करने के लिए, या इसी को रहने दें, तो ये हो जाएगा N2 अपान N1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R। अगर N2 अपान N1 को हम N लिख दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए। N2 अपान N1 इज इक्वल टू N। तो फार्मूला हो जाएगा N अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपान R।